हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते जाइए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देगा। इसलिए डिसिप्लिन रहिए, कंटिन्यूअस रहिए और अपनी पढ़ाई को करते जाइए। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज चलिए सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और एक आपको असर्शन दिया गया है और उसकी ही एक्सप्लेनेशन रीजन के फॉर्म में दी गई है। चलिए पहले असर्शन को देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज रिमेंबर्ड एज अ रिफॉर्मिस्ट गवर्नर जनरल इन इंडियन हिस्ट्री। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में एक सुधारवादी गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है। ठीक है भाई, इन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स मेजर्स लिए थे, इस वजह से इनको हम एक सुधारवादी गवर्नर के रूप में याद रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसकी रीजनिंग को देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है ये। ही इनेक्टेड द बंगाल सती रेगुलेशन ऑफ 1829 मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती अ पनिशेबल ऑफेंस। इन्होंने 1829 का बंगाल सती विनियम लागू किया जिससे सती प्रथा को दंडनीय अपराध बना दिया गया था। तो ये भी आपका रीजन सही है। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया था जिसके माध्यम से जो सती प्रथा थी, सती प्रथा में क्या होता था कि जो हस्बैंड एक्सपायर कर जाता था तो जो विडो होती थी उसको उसकी चिता पे जिंदा ही जला दिया जाता था। तो ये एक भारतीय समाज की एक कुरीति थी और इसको बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त किया गया था। और इस प्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के पितामह भी बोला जाता है। तो राजा राममोहन रॉय ने इसकी एडवोकेसी की थी कि जो सती प्रथा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास करके इस प्रथा को समाप्त किया था ऑफिशियली तौर पे। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में है कि बोथ ए एंड assertion और रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी में क्या दिया गया? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी में क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बट जो हमारा सही बोथ असर्शन भी सही है यहाँ पे और रीजन भी सही है और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम क्या जानते हैं? तो विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल रहा, विलियम बेंटिक, तो इनका कार्यकाल कितना कब से कब तक रहा है? 1828 से लेके 1835। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सती प्रथा के लिए इनको हम जानते हैं, इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड जो हुआ करती थी उसको रोक किया था। प्रोहिबिटेड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्होंने ही जो ठगी, जो सप्रेशन ऑफ ठगी के लिए भी इनको हम याद रखते हैं, सप्रेशन ऑफ ठगी। और इन्हीं के टाइम पे मैकाले माइन्यूट आया था। मैकाले माइन्यूट ने क्या आपकी इंग्लिश एजुकेशन की नींव भारत में रखी। तो मैकाले माइन्यूट, कॉले माइन्यूट laid the foundation of English education.
द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ये सारी जो घटनाक्रम हुई ये सारे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हो। और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, एक तरफ आपको सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स दिए गए हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपको मूवमेंट दिया गया और दूसरी तरफ उनके फाउंडेशन, और उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस बनाए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, आर्य समाज। आर्य समाज का संबंध किससे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती में, सरस्वती। और कब, किस ईयर में की थी ये, 1875 में। तो ए का संबंध किससे हो गया, ए का बी से। अब हमें जो चार ऑप्शंस हमें दिए गए उसमें हमें आइडेंटिफाइड करना है कि ए का बी से किस किस से संबंध है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में भी बी शामिल है, ऑप्शन बी में भी ए का बी से संबंध, ऑप्शन सी में ए सी से ए का 1 का ए संबंध है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और डी में 1 बी से। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का संबंध बहुत आसान है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का क्या है, ए का संबंध है। अब फिर से हम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो देखो डी में डी में जो 2 है वो डी से संबंध है, तो ये अगेन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या है, ए और बी में से आइडेंटिफाइड करना है। फिर वेद समाज, वेद समाज का संबंध किससे है। ठीक है, वेद समाज का संबंध आपका केशव चंद्र सेन से है, तो 3 का आपका डी ऑप्शन हो गया। तो फोर्थ आपका प्रार्थना समाज का संबंध आपका आत्माराम पांडुराम से, तो 4 का संबंध आपका हो गया सी से। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्टेज स्टाम्प वर रिलीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेन। ठीक है, तो पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में किसके शासनकाल में जारी किए गए थे। और आपके चार ऑप्शंस क्या है, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी क्या है आपका, लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो पोस्टल स्टाम्प्स है उनको इशू किया गया था फर्स्ट टाइम। तो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 1848 से लेके 1856 के बीच में। अब जो लॉर्ड डलहौजी हैं, पोस्टल सिस्टम जो डेवलप्ड हुआ हमारा, पोस्टल सिस्टम कब होता है आपका 1854 में। और किन किन चीज़ों के लिए हम लॉर्ड डलहौजी को याद रखते हैं, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई, जिससे बहुत सारी जो देसी रियायतें थीं उन पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संबंध आपका लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि एक बहुत बड़ा कारण था आपकी 1897 की क्रांति की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ही आपका रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस की, रेलवे लाइन भी इनके शासनकाल में इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में, रेलवे लाइन। और जो फर्स्ट आपकी रेलवे है वो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी आपकी, बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने टू थाने। इन्हीं के टाइम पे आपका टेलीग्राफ लाइन भी इंट्रोड्यूस की गई थी। पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से, कमर्शियल टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी आपकी, ये आपकी टेलीग्राफ लाइन जो थी, टेलीग्राफ लाइन 1854 में। और ये आपकी कलकत्ता से आगरा। और उस समय टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम के बारे में तो बता ही दिया। उस इन्हीं के टाइम पीरियड में वुड्स डिस्पैच आया था, वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच का संबंध किससे आपका, वुड डिस्पैच का संबंध है आपका एजुकेशन से। और इसको क्या बोलते हैं, वुड डिस्पैच को आप मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन
इसने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया। उसके बाद इन्हीं के टाइम में आपके लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही विडो रीमैरिज एक्ट भी आया। विडो रीमैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट आपका 1856। और विडो रीमैरिज एक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। याद रखिएगा, आपके सती में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके राजा राममोहन रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और विडो रीमैरिज एक्ट में आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्या का मतलब है ज्ञान का सागर, विद्यासागर। और उन्होंने जो फीमेल एजुकेशन में भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपका सी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, जो लॉर्ड डलहौजी तो हो गया। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है आपका? लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड रहता है 1880 से लेके 1884। और लॉर्ड लिट्टन का टाइम पीरियड क्या रहता है आपका? 1876 से लेके आपका 1880 के बीच में। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड कब से कब रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो उसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब है आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले एशियन या भारतीय सदस्य थे। ठीक है, और ये किस कब चुने गए थे? ये चुने गए थे आपके 1892 में। और किस पार्टी की टिकट पे? ये लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने गए थे, लिबरल पार्टी। और किस कंस्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते थे? ये रिप्रेजेंट करते थे आपके फिन्सबरी कंस्टिट्यूएंसी, फिन्सबरी सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो ये पहले भारतीय भी थे और पहले एशियन भी थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में और क्या क्या जानते हैं हम? दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड नौरोजी, इनको आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आपके कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तो ये अक्सर दादा भाई नौरोजी जो 1885 में जो कांग्रेस बनी उसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो आपके फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस, फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस। और इन्होंने जो कांग्रेस का जो दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता, प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ INC, कहाँ पे? कलकत्ता में जो हुआ था। इन्होंने ही आपकी एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्होंने दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। एग्जाम के दृष्टिकोण से दादा भाई नौरोजी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो दादा भाई नौरोजी की जो भूमिका है एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये जो आपके मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट दो जो दल हुआ करते थे कांग्रेस में, ये दोनों दल के एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करते, दोनों दल के लोग इनको बराबर का सम्मान दिया करते थे। और इन्होंने ही एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का एक ऐसे लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इन्होंने थ्योरी लिखी, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का जो इन्होंने ऐसे लिखा, इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इंडियन वेल्थ है या इंडियन रिसोर्सेज है उसका उपयोग भारतीयों के विकास के लिए ना होके अंग्रेजों के विकास के लिए हो रहा है। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक एल्फिस्टन कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। ठीक है,
और ये किस समुदाय से संबंध रखते थे, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किस समुदाय से संबंध रखते थे। सरोजनी नायडू, जिनको आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, टोटल रेवोल्यूशन के लिए हम जयप्रकाश नारायण को याद रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच क्रिकेटर वर नेम्ड बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द नमन अवार्ड्स 2026, ठीक है। तो नमन अवार्ड 2026 में बीसीसीआई के वर्ष के सबसे क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? और आपके ऑप्शंस क्या है? रोहित शर्मा एंड हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन बी क्या है? सुमन गिल एंड स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी है विराट कोहली एंड मिताली राज। और के एल राहुल एंड जेमिनिस रोड्रिक्स। तो सही जवाब क्या है? बीसीसीआई ने ये जो नमन अवार्ड्स हैं ये स्पोर्ट्स से संबंधित हैं और ये क्रिकेट स्पोर्ट्स से संबंधित हैं नमन अवार्ड्स, और ये बीसीसीआई द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। तो ये नमन अवार्ड ईयर ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स किसको दिया गया? सुमन गिल एंड स्मृति मंधाना। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों का जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी क्या है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न टू कपल इन देयर लाइफ स्पान इन अ गिवन पॉपुलेशन। किसी जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन सी क्या है? द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ऑप्शन डी क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। एक महिला द्वारा अपनी प्रजनन आयु के अंत तक जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको टीएफआर भी बोलते हैं, टीएफआर, ठीक है। तो ये क्या है? एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। तो डी आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी में क्या है? इन देयर लाइफ स्पान। देखिए चाइल्ड बियरिंग एज एक डिफाइंड की गई है, इसमें ये चाइल्ड बियरिंग एज कितनी? 15 से 49 माना गया है, ठीक है। 15 से 49 माना गया है। और ये जो ऑप्शन सी है ये किससे संबंधित है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट का मतलब क्या हुआ? नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। और ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि इन देयर लाइफ टाइम की बात कही गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अच्छा, भारत का जो रिप्लेसमेंट टीएफआर कितना है? रिप्लेसमेंट टीएफआर वो आपका 2.1 है। यदि टीएफआर इंडिया का यदि टीएफआर 2.1 रहेगा, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये 2.1 है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि करंट टीएफआर कितना है? करंट टीएफआर कितना है? वर्तमान में टीएफआर कितना? अच्छा, हर स्टेट टू स्टेट आपका फर्टिलिटी रेट भी वेरी करता है। कुछ स्टेट्स हैं जिनका टीएफआर रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गया है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका टीएफआर अभी भी आपका रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चेंजिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश बढ़ाना। ऑप्शन बी है टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और तरलता का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी क्या है? टू इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय बढ़ाना।
ऑप्शन डी क्या है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो रेपो, रिवर्स रेपो रेट किस तरीके के मेजर हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट के माध्यम से, रेपो रेट वो रेट होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है रेट, तो ये वो रेट है जिस पे आरबीआई लैंड करता है किसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, फॉर देयर, भाई यदि बैंक को, जो भी बैंक हैं उनको लिक्विडिटी का इशू आता है तो आरबीआई उनको लैंड करता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को फिलफिल करने के लिए आरबीआई लैंड करता है। ठीक है, तो ये वो रेट होता है, रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लैंड करता है किसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, फॉर देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई को लैंड करते हैं और इस पे आरबीआई उनको एक इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, तो रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को लैंड करते हैं टू फिलफिल देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशू, और रिवर्स रेपो रेट में यदि इन केस जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास लिक्विडिटी एक्सेस है तो वो आरबीआई को वो पैसा पार्क करके कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो ये रिवर्स रेपो रेट, और ये सारे मेजर आपके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के हिस्सा हैं। जैसे आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन, अदर जो टूल्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ये सब आपके थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। ठीक है, ये सही हो गया। तो ये सब जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या नियंत्रण किया जाता है, इसके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिस्कल पॉलिसी आपकी एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एंजल लॉ स्टेट दैट, एंजल लॉ का नियम क्या बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, एज इनकम राइजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्लाइन, जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात घटता है। ऑप्शन बी क्या है, एज इनकम राइजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड इंक्रीजेस। ये आपका की पॉइंट है, की लाइन है, यहां डिक्लाइन हो रहा है और यहां इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात बढ़ता है। ऑप्शन सी क्या है, इनकम एंड फूड एक्सपेंडिचर ऑलवेज रिमेन इक्वल, आय और भोजन पर व्यय हमेशा समान रहते हैं। ऑप्शन डी क्या है, फूड एक्सपेंडिचर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम, आय बढ़ने पर भोजन पर कुल व्यय घट जाता है। तो एंजल लॉ क्या है, एंजल लॉ के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसकी टोटल आय का अनुपात, मतलब उसकी परसेंटेज ऑफ इनकम फूड पे डिक्रीज हो जाती, अब वो लग्जरी आइटम्स में भी खर्च ज्यादा करेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है,
ऑप्शन ए सही है। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी, मान लीजिए लेट सपोज करिए कि आपकी इनकम 100 रुपए है, तो पहले आप इस पे 10 रुपए खर्च कर रहे थे, मतलब 10% आप खर्च कर रहे थे। अब आपकी इनकम 150 रुपए हो गई, और आपका जो प्रोपोर्शन है, मान लीजिए आपकी जरूरत सिर्फ 10 रुपए ही है, अभी भी 10 रुपए ही आप खर्च कर रहे हैं, आपकी इनकम तो बढ़ गई 50%, ठीक है, बट आपका जो एक्सपेंडिचर है फूड पे उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है। यही बात आपका एंजल लॉ बताता है। लेट सपोज करिए ये आपकी हो जाती है 12.5, ठीक है। अब आपकी, आप इतना एक्सपेंडिचर फूड पे कर रहे हैं, क्योंकि तो आपका अब यहां परसेंटेज कितना निकल के आएगा भाई, जिस अनुपात में आपकी इनकम बढ़ी उसी अनुपात में आपका फूड पे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा। यही ये लॉ समझाता है आपको, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। इससे वाले सेट में हम, इससे पहले वाले सेट में हमने लेफर कर्व के बारे में भी बात की, लेफर्स कर्व, और उससे पहले हमने फिलिप्स कर्व के बारे में बात की थी। तो ये सारे एग्जाम्स में फिलिप्स कर्व, तो ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। लेफर्स कर्व, फिलिप्स कर्व और एंजल लॉ। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दिया गया, द वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाई एडम स्मिथ, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन का लेखन एडम स्मिथ ने किया था, मतलब जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है उसको किसने लिखा, एडम स्मिथ ने। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और इसी बुक में जो एक कंसेप्ट है, लेस, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, एक लेस फ्री कंसेप्ट। आपके जो एडम स्मिथ थे एक इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने एक कंसेप्ट अपनी इसी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में दिया, लेस फ्री कंसेप्ट। लेस फ्री कंसेप्ट का मतलब है आपका लेस फेयर, ये थोड़ा लेस फेयर, ठीक है। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, इसका साधारण शब्दों में इसका मतलब मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल, या फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, वो आपका कौन डिसाइड करेगा, आपका डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब होता है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ कोई लाइसेंस राज नहीं रहेगा, गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन किस सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है, गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी कि क्या प्रोडक्शन रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी लेस फ्री कंसेप्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है, दास कैपिटल वाज रिटन बाय मिल्टन फ्रेडमैन, दास कैपिटल का लेखन मिल्टन फ्रेडमैन ने किया था। तो दास कैपिटल आपकी किसके द्वारा लिखी हुई बुक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए में ओनली वन, ऑप्शन बी में क्या है टू ओनली, ऑप्शन सी में बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी में क्या नाइदर वन और टू। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ से संबंधित है और दास कैपिटल आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस बनाए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपके किस पार्ट में है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी पार्ट 4A में शामिल है। संविधान की पार्ट 4A है
ये उसमें शामिल है। अच्छा, पार्ट 4A को आपका 42 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐड किया गया 1976 में। और इसमें टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। तो ये चीजें, इतने फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसको जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था? सोन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, सोन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब आपके नॉन जस्टिसेबल पार्ट का हिस्सा है। नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, जैसे आपके फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी आपका नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? जस्टिसेबल राइट है। और जस्टिसेबल राइट का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ देयर वायलेशन आप कोर्ट में जा सकते हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर देयर इन्फोर्समेंट, ठीक है। इतना बेसिक्स पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट जुरिडिक्शन, मौलिक कर्तव्यों को रिट याचिका के माध्यम से लागू किया जा सकता है। आपको पहले ही मालूम है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होती, तो आप कोर्ट में जाके ऐसा नहीं हो सकता है कि कोर्ट इनको रिट जुरिडिक्शन के माध्यम से इन्फोर्स करा सके, तो ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती है, इसलिए इनको रिट जुरिडिक्शन के माध्यम से या कोर्ट इनमें इंटरवीन नहीं कर सकती है फॉर देयर इन्फोर्समेंट, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स अडॉप्शन। तो मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये क्या है इसका? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यहां आप करेक्ट कर लेंगे। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसको 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। और अगला देखते हैं, अब स्टेटमेंट नंबर 4, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ये किसी भी फॉरेनर्स पे लागू नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज में पार्ट 4A हो गया, और कौन सा आर्टिकल आपका शामिल है? आर्टिकल 51A। सिर्फ एक ही जो पार्ट 4A है उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए में आपका 1 2 3 करेक्ट, भाई 1 और 2 तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो ये तो सही जवाब नहीं होगा। इसमें भी 1 शामिल है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 3 में आपका ऑप्शन सी में क्या दिया है? 2 दिया, 2 गलत है, 3 सही है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में क्या? 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू whom he is to address his resignation letter। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करके देना होगा, ठीक है। ये आपसे ये पूछ रहा है, यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद से रिजाइन करना चाहता है तो जो पत्र, वो रेजिग्नेशन लेटर वो जो लिखेगा वो किसको संबोधित करके वो लिखेगा? और आपके ऑप्शन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सचिव,
ऑप्शन सी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो आपका उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। और आप तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, राष्ट्रपति जब रिजाइन उपराष्ट्रपति जब रिजाइन करेगा तो वो किसको संबोधित करते हुए लेटर लिखेगा, रेजिग्नेशन लेटर किसको संबोधित करते हुए लिखेगा, वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले होता है। इसका मतलब है कि 6 वर्ष या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब विच ऑफ द, इसमें दोनों स्टेटमेंट ये आपके सही है। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका किस आर्टिकल के तहत कंस्टिट्यूट किया जाता है, आर्टिकल 320। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको ईसीआई भी बोलते हैं शॉर्ट में, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शन की जिम्मेदारी निभाता है, आपकी लोकसभा के इलेक्शन की, लोकसभा के इलेक्शन की। आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस, असेंबली आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और एंड आपके वाइस प्रेसिडेंट। आपके जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं उसके भी जिम्मेदारी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, राज्यसभा। जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज और जो आपके पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, इसकी जिम्मेदारी कराने की जिम्मेदारी आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस की। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, 21 आर्टिकल के तहत इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका मल्टी मेंबर कमीशन है, मल्टी मेंबर कमीशन है, मेंबर कमीशन, जिसमें आपके एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर। अभी हाल में ही कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि अभी हाल में ही किन स्टेट में इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं, किन स्टेट्स में इलेक्शंस अनाउंस किए गए हैं और वो कब से कब कंडक्ट कराए जाए। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी जो आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आपके रिमूवल मोशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस प्रोसेस के तहत हटाया जा सकता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसको हम डिटेल में एक वीडियो भी बनाएंगे कि किस प्रोसेस के माध्यम से आपका चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है और कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो ये पूरी प्रोसेस को बताता है। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है। और आपके ऑप्शंस क्या है, रिडक्शन, अपचयन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि जो रस्टिंग होती है आयरन में,
वो किस तरीके का एग्जाम्पल है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक केमिकल चेंज है। और रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कोरोजन भी बोलते हैं, जंग लगना भी बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरीके का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन। इसको हम डिटेल में, जब हम केमिस्ट्री वाली सीरीज कवर कर रहे होंगे तब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस का क्या मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, सबसे पहले एक फिजिकल चेंज है, सॉरी केमिकल चेंज है, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। कई जगहों पे आप ऑक्सीडेशन भी, आप रस्टिंग ऑफ आयरन का सही जवाब ऑक्सीडेशन भी देखेंगे, बट जो मोर एक्यूरेट आंसर है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि इसमें जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो आयरन है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन पे रिडक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर सब एटॉमिक पार्टिकल, निम्नलिखित में से कौन कौन से कण उपपरमाणुक कण हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ऑप्शंस क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, म्यूऑन्स, और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द, ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए, चार ऑप्शंस बनाए गए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके इलेक्ट्रॉन शामिल होता है, ठीक है, प्रोटॉन भी शामिल होता है, न्यूट्रॉन्स भी शामिल होता है, म्यूसॉन भी आपका इलेक्ट्रॉन्स की तरह होता है, बट उसका जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है। आपका ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और आपका न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन्स आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये चारों आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। म्यूऑन भी आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो मोस्टली हम पढ़ते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ही देखते हैं, बट म्यूऑन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कई सारे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की, प्रोटॉन्स की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो आपका किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। और उसकी सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व करते हैं, आपके जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें क्या रिवॉल्व करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, डिपेंडिंग ऑन की कितने उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए में क्या 1 एंड 4 दिया गया, ऑप्शन बी में 1 2 3 4 चारों शामिल किए गए, तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है। और आपके इसमें क्या है, आपको 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई हैं और उनकी लोकेशंस, ठीक है, कि वो किस स्टेट में उनका संबंध है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली, तो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम में है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके हरियाणा में है, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें आपसे नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा इसका। कई बार क्वेश्चंस में आपसे करेक्ट वन पूछा जाता है, कई बार आपसे इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक ये ना मालूम हो कि आपको क्या आइडेंटिफाइड करना है, तब तक आप
कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो हमसे गलत इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कूलॉम्स लॉ गिव्स द रिलेशंस बिटवीन, कूलॉम्स का नियम किसके बीच संबंध बताता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, ऑप्शन बी है चार्ज एंड मास, ऑप्शन सी क्या है, फोर्स एंड चार्ज, ऑप्शन डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, विद्युत क्षेत्र और आवेश, ठीक है, बल और आवेश, ऑप्शन सी में क्या था, बल और आवेश। तो आपका जो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एक फोर्स, ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको, दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये क्या है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, जिसका एक का चार्ज Q1 है और दूसरे का आपका फोर्स Q2, चार्ज Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है R। तो कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसको क्या है, जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस के स्क्वायर के, आपके 1/r², डिस्टेंस के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ आपका किस किस के बीच में क्या बताता है, फोर्स एंड चार्ज, कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, तो जो ठीक है, फोर्स लगेगा। चल, लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम क्या बोलते हैं, सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड नियर सी पोर्ट बिकॉज, ठीक है, भारत की जो अधिकांश ऑयल रिफाइनरीज हैं समुद्री बंदरगाहों के पास स्थित होती हैं, क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन ए है, मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, अधिकांश कच्चा तेल अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। भाई बताइए, भारत अपनी जो जरूरत है, जो अपनी क्रूड ऑयल की जो जरूरत है, क्रूड ऑयल जिससे आप कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जिसमें कि पेट्रोल है आपका, एक कच्चा ईंधन मतलब कच्चा ऑयल, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है आपका, कैरोसिन है, और भी कई ग्रेड के आपके, इससे रिफाइन करके क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, और उससे कई सारे आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री, भारत अपनी जरूरतों का 80, मोर देन 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, एक दो वर्ड यूज होते हैं आपके फॉरेन ट्रेड में, एक वर्ड होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं, आयात, मतलब आप आया का मतलब है किसी दूसरे देश से भारत में उसको माल मंगाते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब है कि भारत से उस चीज को दूसरे देश में बेचते हैं, निर्यात। तो ये दो शब्द हैं, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है कि किसी दूसरे देश से आप भारत में मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब है कि उसको भारत से किसी दूसरे देश में आप भेजते हो। तो भारत इंपोर्ट करता है, ना कि एक्सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी में देखते हैं, इंडिया नीड्स मच क्रूड ऑयल विच इज इंपोर्टेड, ठीक है, भारत को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की आवश्यकता होती है जिसे आयात किया गया जाता है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है, सी वाटर इज यूज टू रिफाइन क्रूड ऑयल, ऐसा कोई रिफाइन, सी वाटर का क्या संबंध है रिफाइनिंग में, ठीक है, पेट्रोल इज अवेलेबल मोस्टली नियर सी, ऐसा बिल्कुल, पेट्रोल मुख्यतः समुद्र के पास उपलब्ध होता है। तो जो भारत की रिफाइनरीज है वो मोस्टली आपकी सी पोर्ट के नजदीक इसलिए हैं क्योंकि भारत अपनी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, और जो सी के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्ता होता है, इस वजह से इसको आपका किया जाता है रिफाइनरीज आपकी, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का ऑयल्स का, क्रूड ऑयल की जरूरतें इंपोर्ट करता है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेरेशन लेड ऑन, प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा में किस बात पे बल दिया गया था? और आपके ऑप्शंस क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, नन ऑफ द एबव। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स इकोनॉमी में आपका पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर आपके एग्जिस्ट करते हैं रहते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइवेट सेक्टर, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आपका सिर्फ पब्लिक सेक्टर। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर जो भारत की जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 थी, उसने किस बारे पे जोर दिया था? मिक्स्ड इकोनॉमी पे, मिक्स्ड इकोनॉमी। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इस पॉलिसी में इंडस्ट्री को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5-year प्लान, अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद लोअर एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के पैटर्न में बदलाव, जिसमें भारी उद्योगों पर कम और अवसंरचना पर अधिक जोर दिया गया, किस योजना से शुरू किया गया? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये पूछ रहा है कि किस 5-year प्लान से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया गया बजाय हैवी इंडस्ट्री। आपको मालूम है कि जो सेकंड 5-year प्लान था, जो सेकंड 5-year प्लान था, ये आपका कब से कब लागू किया? 1956 से लेके 61। ये आपका किस पे फोकस किया गया था? हैवी इंडस्ट्री पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। तो आपका जो 6th 5-year प्लान है, 6th 5-year प्लान से आपका किस पे फोकस ज्यादा किया जाने लग गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया जाने लग गया बजाय आपका हैवी इंडस्ट्री पे। 6th 5-year प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1980 से लेके 85 के बीच। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो बाकी जो 3 प्लान हैं इनका क्या टाइम पीरियड है। एग्जाम के दृष्टिकोण से पंचवर्षीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है? देखिए, पंचवर्षीय योजना में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है टाइम पीरियड और किस मॉडल पे वो बेस्ड थी, मॉडल कौन सा था वो, ठीक है। और उसका आउटकम क्या रहा, टारगेट क्या था या और आउटकम क्या था। टारगेट, एक पहले टारगेट आएंगे उसके बाद आउटकम, टारगेट और आउटकम, और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या ली गई, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में जरूर आप पाओगे कि क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट से जरूर मिले। ऐसा नहीं होता कि आपको इनिशिएटिव कि एग्जाम में कुछ भी पढ़ना पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट ट्राइबल, क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? और आपके ऑप्शंस क्या है? भील, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है संथाल और थारूस, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा आपका ट्राइबल ग्रुप है वो कौन सा है? भील आपका सबसे बड़ा ट्राइबल आपका ग्रुप है, ठीक है। गॉड, ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये सारे मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। भील जिसमें सबसे ज्यादा जिनकी जनसंख्या है वो भील समुदाय के लोग। अगला ऑप्शन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अष्टप्रधान सिस्टम, अष्टप्रधान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अष्टप्रधान क्या था, ठीक है। अष्टप्रधान के बारे में देखते हैं। इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, यह मराठा प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद थी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अष्टप्रधान का मतलब है
8 मिनिस्टर, प्रधान मतलब मिनिस्टर, अष्ट मीन्स अष्ट मीन्स 8, और प्रधान मीन्स मिनिस्टर, प्रधान मीन्स मिनिस्टर्स। तो ये 8 मिनिस्टर, और एक किसकी प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्सा थे ये? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की। मराठा की जो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी महाराज ने, चक्रवर्ती शिवाजी महाराज ने। ठीक है, ठीक है। और द सेनापति वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिट्री एंड डिफेंस। ठीक है, सेनापति सैन्य और रक्षा कार्यों के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो अष्टप्रधान हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से थे। इसमें अष्टप्रधान में पेशवा था, सबसे एक पद था पेशवा। ठीक है, पेशवा जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके समकालीन हुआ करता था। और जो आपका पेशवा है उसकी क्या जिम्मेदारी थी? ओवरसीइंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिप्रेजेंटिंग द किंग इन द एब्सेंस। सामान्य प्रशासन देखना और राजा की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व देखना। अमात, जिसको मजूमदार भी बोलते थे, ठीक है, मजूमदार, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री। मंत्री वाकानिविस हुआ करते थे, ये आपके दरबारी इतिहास लेखक हुआ करते थे। फिर आपके सचिव हो गए, सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी। फिर सुमंत हो गया, दबीर हो गए, ये फॉरेन मिनिस्टर। और सेनापति कमांडर एंड चीफ, ठीक है, ओवरसीइंग मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिक्रूटमेंट एंड डिफेंस। न्यायाधीश जस्टिस से संबंधित हो गए। और पंडित राव मतलब जो चीफ पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है, तो सेनापति किससे? आपका मिलिट्री और डिफेंस। अच्छा, ये सारे जो होते थे ये आपके, इसमें जो राजा होता था, जो किंग होता था, वो हर चीज का टॉप पोजीशन हमेशा किंग के पास होती थी। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है कि आपका डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन पहले क्या था? डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती थी, आपकी सारी पावर किंग के कंट्रोल में ही होती थी। अभी वर्तमान में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है भारत की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किसके प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा। ठीक है, लेकिन जितने भी आप इनमें देखेंगे, जितने भी मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? किंग के प्रति, रिस्पॉन्सिबल टू किंग। तो सेनापति आपका मिलिट्री और डिफेंस देखता है। तो आपके दोनों ही सही है, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। जब कभी भी आप किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ें तो उसके मंत्री परिषद, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमॉन्ग टेब्लो इन रिपब्लिक डे परेड। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? और आपके ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी क्या है? राजस्थान। तो सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र। तो गणतंत्र दिवस पे जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है, वो उस परेड में हर राज्य अपने अपने झांकियां भेजता है। तो महाराष्ट्र को इस बार आपका टॉप पोजीशन मिली। और इनकी झांकी थी वो क्या थी? इनकी झांकी थी गणेशोत्सव, गणेशोत्सव, a symbol of आत्मनिर्भर, a symbol of आत्मनिर्भर। ठीक है, ये इस थीम पे इन्होंने अपनी झांकी बनाई थी। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे जो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? कौन थे? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। किस संगठन ने 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया? और आपके ऑप्शंस क्या है? इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना,
इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ। डिफेंस, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा? इंडियन आर्मी ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया। ये किस चीज को हाईलाइट करता है कि जो जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी इंपॉर्टेंस को ये हाईलाइट करता है, मॉडर्न वॉरफेयर, ठीक है। और 15 जनवरी जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी याद रखिएगा, आर्मी डे सेलिब्रेट 15 जनवरी को किया जाता है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि वर्तमान में भारत के आपके आपके जो कमांडर इन चीफ हैं वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पहला 2 स्टेटमेंट दिए गए और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर मे असेंट टू द बिल, विथहोल्ड असेंट, रिटर्न इट और रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट। ये क्या कह रहा है कि जब किसी विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, उसे वापस भेज सकते हैं और राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 200 है इसके तहत गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन हो। पहला है कि वो अपनी एसेंट दे दे। एसेंट देने का मतलब अपनी मंजूरी दे दे, एसेंट दे दे। ऑप्शन नंबर बी में क्या रहेगा? विथहोल्ड कर ले अपनी वोट, मतलब विथहोल्ड मतलब एसेंट देने से मना कर दे। तीसरे में रिटर्न कर दे, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या होता है? उसके रिजर्व कर ले, किसके लिए? राष्ट्रपति की आज्ञा के लिए, राष्ट्रपति की परमिशन के लिए। तो ये सही है और जो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है क्योंकि आर्टिकल 200 के तहत ये 4 ऑप्शंस गवर्नर को प्रोवाइड किए गए। ऑप्शन बी क्या है? गवर्नर मस्ट रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट इफ द इंडेंजर्ड द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। यदि किसी विधेयक से राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कोई भी जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी बिल यदि उस राज्य के हाई कोर्ट की किसी भी की स्थिति को किसी भी तरीके से कमजोर कर रहा होगा तो वो बिल आपका संवैधानिक तौर पे राज्यपाल को वो बिल आपके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा? विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन ए में ओनली 1, ऑप्शन बी में 2 ओनली, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2। तो दोनों ही आपके सही जवाब है। तो ये आप याद रखिएगा कि गवर्नर के पास गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है? एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। रिटर्न आपका किन केसेस में कर सकता है? नॉर्मल बिल्स के केस में, मनी बिल के केस में गवर्नर आपका रिटर्न नहीं कर सकता है और रिजर्व भी कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, ठीक है। और जो आपकी राज्य विधानसभाएं होती हैं उसमें क्योंकि कोई भी बिल राज्यपाल की आज्ञा के बिना उस बिल एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए राज्यपाल आपका राज्य विधानसभा का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रोवाइडेड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये क्या पूछ रहा है? सामान्य विधेयकों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल्स के केस में, देखिए बिल्स भी कई तरह के हैं, जैसे
बिल्स आपके, बिल मतलब विधेयक, बिल्स आपके 3 कैटेगरीज में मैं ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकता हूँ। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। एक ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, और आपके मनी बिल्स हो गए, ठीक है, मनी बिल्स। तो वो बिल्स जिनमें लोकसभा और राज्यसभा की पावर सेम है, ठीक है। तो आपके मनी बिल्स के केस में, आपकी मनी बिल के केस में, मनी बिल के केस में कोई डेडलॉक हो ही नहीं सकता है। डेडलॉक का मतलब है कि राज्यसभा कुछ कुछ कह रही है और लोकसभा कुछ और कह रही है। मनी बिल में क्या है, लोकसभा की पावर ज्यादा होती है राज्यसभा की पावर से, तो कोई डेडलॉक ही नहीं होगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा की समान पावर होती है, जिस वजह से लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक डेडलॉक हो सकती है। डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब है कि गतिरोध हो गया, मतलब कोई एक स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है दोनों ही सदनों में, क्योंकि कोई भी बिल तब भी पारित माना जाता है जब उसको लोकसभा भी पारित कर दे उसी स्वरूप में, और राज्यसभा भी उसी स्वरूप में उसको बिल को पास कर दे। तो भारतीय संविधान में इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 108 में व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध को समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और आर्टिकल 110 किससे संबंधित है, मनी बिल से, मनी बिल। ऑप्शन 108 तो हो गया, ज्वाइंट सिटिंग से हो गया, ज्वाइंट सिटिंग से हो गया। और ये 124 किससे, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और 112 किससे, बजट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं जिससे कि ये आपको बिल्कुल याद हो जाए। ये आर्टिकल्स हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे भी हेल्पफुल रहेंगे, आगे जब आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, तब भी ये आर्टिकल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये हमारा सेट नंबर 23 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा, जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट में आप उसका जरूर जवाब दिया करिए। इससे आपको एक टू वे प्रोसेस होती है, जिससे कि आप भी चीजें सीखते हैं और एक मुझे भी अच्छे से समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आप डील करना चाहते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। एग्जामिनर हमेशा इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछने, इसी तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे अपेक्षा रखता है, ठीक है। देखिए, कोई भी 100%ली किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को जो भाई फाइनल में आपसे पूछे जाने, वो एग्जाम आपसे नहीं करा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस वो जरूर हमें उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू।